हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं और ये जो चार टॉपिक मैं इसमें डिस्कस करूंगा जहां से क्वेश्चन आता रहता है, ये बेसिकली स्टूडेंटों ने काफ़ी डिमांड की हुई थी। लगातार मेरे व्हाट्सएप पे और चैनल के ऊपर बच्चों ने मैसेज डाले हुए थे कि सर ये टॉपिक रिवाइज करा दें। तो सबसे पहले फेज ट्रांजिशन रिवाइज कराऊंगा, फिर फेज ट्रांजिशन के बाद फेज स्पेस, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा रहता है वो है पर्टर्बेशन। तो ये चार टॉपिक्स की मैं कोशिश करता हूँ रिवाइज कराने की, और कुछ जो क्वेश्चन आए हैं, पूरी कैलकुलेशन तो नहीं करूंगा क्वेश्चनों की क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आपको पैटर्न बता देता हूँ क्या क्या इस पर आता है, क्या क्या आने की संभावना है, जो आपका एक पूरा रिवीजन इसमें हो जाए। तो फेज ट्रांजिशंस में तो ये याद रखें कि फेज ट्रांजिशंस बेसिकली क्या होता है। फेज ट्रांजिशंस में महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि जो फेज ट्रांजिशन है उसमें अवस्था परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन से क्या मतलब है कि अगर कोई सब्सटेंस एक फॉर्म में है और दूसरी फॉर्मों में जाता है और वहां पे उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाए, वो हमारा फेज ट्रांजिशन कहलाता है। जैसे सॉलिड का लिक्विड में बदलना, लिक्विड का गैस में बदलना, ये सब फेज ट्रांजिशन है। अब फेज ट्रांजिशंस जो होते हैं बेसिकली वो टू टाइप्स के होते हैं। एक फेज ट्रांजिशंस होता है फर्स्ट ऑर्डर और एक होता है सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस। तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस तो वो होते हैं कि जब हम अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस वो होता है जिसमें हमें कोई भी हीट सप्लाई नहीं करनी पड़ती, केवल टेम्परेचर के चेंज से पैदा होता है। तो ये जो हमारे फेज ट्रांजिशंस हैं वो दो तरीका के होते हैं, एक हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर और एक हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होगा, लेटेंट हीट होगी, और ये क्या होगी, एल का मतलब है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, फाइनाइट होगी, यहाँ एल हमारा 0 होगा। इसके अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज है, चाहे वो गिब्स एनर्जी हो, चाहे एंट्रोपी हो, चाहे वॉल्यूम हो, ये सब कंटिन्यूस रहते हैं सेकंड ऑर्डर में। ये यहाँ पे जी तो कंटिन्यूस रहता है, गिब्स एनर्जी, और एस और वी जो होते हैं ये हमारे डिसकंटिन्यूस होते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर लिख रहा हूं यहाँ, ये हमारा सेकंड ऑर्डर। एस वी यहाँ पे जो रहते हैं वो डिसकंटिन्यूस रहते हैं, और यहाँ जो जितने भी एक्सप्रेशन हैं, चाहे वो एस हो, एंट्रोपी हो, एस का मतलब है एंट्रोपी से। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हमें याद हो। देखो ये चीज़ तो हमें पता ही होनी चाहिए, हालांकि कर्व आएगा नहीं, लेकिन कर्व में याद रखना कि अगर डिसकंटिन्यूटी आए तो डिसकंटिन्यूटी अगर कर्व में देखें तो फर्स्ट ऑर्डर लगाएं। मैं थोड़ा सा हिंट भी करूंगा ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा हिंट करूंगा, ज़्यादा नहीं, कि गिब्स एनर्जी जो होती है उसको जाने। गिब्स एनर्जी को जो हम लेकर चलते हैं जी को, वो हमारी रहती है H-TS। इसमें गिब्स एनर्जी पे क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो H जो यहाँ पे H होता है एंथैल्पी, इसकी वैल्यू होती है U + PV माइनस TS हो गया ये TS। T टेम्परेचर, एस एंट्रोपी हो गई। यहाँ से DG निकाल लें, DG जो हमारा हो जाएगा वो DU + PdV + VdP माइनस TdS माइनस SdT, ये हो जाएगा यहाँ से। और DU की जगह पर रख दें फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से TdS माइनस PdV, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा DG क्या बन गया बच्चों, VdP माइनस SdT। इसको आपको निकालना आना चाहिए, ये सभी के फॉर्मूले याद होने चाहिए। H एंथैल्पी U + PV होती है, और DU जो होती है चेंज इन एंट्रोपी वो TdS माइनस PdV के इक्वल होती है। ये सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जिन पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। F जो होता है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, वो होता है U - TS, है ना, और DU जो होता है वो हमारा रहता है TdS माइनस PdV। ये चारों पांचों फॉर्मूले सब याद रखो। H जो है एंथैल्पी होता है U + PV होता है। जूल थॉम्सन इफेक्ट में रहती है एंथैल्पी कांस्टेंट, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होती है जूल थॉम्सन इफेक्ट। तो यहाँ पर DG आ गया। अब यहाँ देखो, ध्यान दो, इस पे क्वेश्चंस देखो क्या आता है, लगातार आता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको रखा है। अगर हमारा P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट कब होगा, जब प्रोसेस आइसोबारिक है। जब T कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो DG हमारा कब हो जाए, क्या हो जाएगा उस समय पे, 0। कब, जब P और T कांस्टेंट होंगे। P कांस्टेंट कौन सी प्रोसेस में होता है, आइसोबारिक में, T आइसोथर्मल में। तो DG 0 हो गया तो G की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अब देखो एक क्वेश्चन इस पर लगातार पूछता है, अगर आप गेट के पेपर और कंपटीशंस के पेपर देखोगे, नेट का देखोगे, ये क्वेश्चंस पूछता है कि आइसोबारिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो पैरामीटर है वो कांस्टेंट कौन सा रहता है, तो G कांस्टेंट रहता है। अब आपने तैयार किया, सपोज किया, गिब्स एनर्जी का पूछ लिया कि गिब्स एनर्जी कहाँ कांस्टेंट रहती है, तो ये आइसोथर्मल और आइसोबारिक,
जो हमारी अवस्था परिवर्तन होती है सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से वेपर में, वो दोनों एग्जाम्पल जो होते हैं, जैसे हमने आइस ले ली और आइस को हमने क्या बना दिया, वेपर तक पहुंचे। तो जब हम आइस से लिक्विड बनाएंगे नहीं, तो हमें 80 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट हर कैलोरी, एक कैलोरी को अवस्था परिवर्तन में खर्च करना पड़ता है। अब ध्यान दो, ये डिसकंटिन्यूटी क्यों आती है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। इस डिसकंटिन्यूटी का कारण समझ लो। कर्व नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत समय लग जाएगा कर्व वगैरह बनाने में, लेकिन याद रखना कि डिसकंटिन्यूटी कर्व अगर आते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं और कंटिन्यूअस कर्व कहां रहते हैं, सेकंड ऑर्डर में। इसमें जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता ही रहा हूं कि आइस ली हमने, आइस से क्या बना लिया, वाटर। किस पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपको 1 ग्राम के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट, 80 कैलोरी। आप वाटर से क्या बनाना चाहते हो, वेपर बनाना चाहते हो, कितनी कैलोरी देनी पड़ेगी 1 ग्राम के लिए, 540 कैलोरी। तो यहां पे लेटेंट हीट देखो ये फाइनाइट आ रही है। जब आप हीट दे रहे हो, ध्यान दो मेरी बात है, डिसकंटिन्यूटी आती क्यों है उसका कारण सुन लो, उसे समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसकंटिन्यूटी आने का कारण क्या है, और भी छोटा सा आइडिया देता हूं कि जब आपने टेम्परेचर तो उतना ही रखा, टेम्परेचर तो बदला नहीं, लेकिन आपने क्या किया, हीट सप्लाई रखी जारी, क्योंकि आप हीट नहीं दोगे तो अवस्था परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या होगा, टेम्परेचर तो उतना ही रहा, लेकिन मॉलिक्यूल क्या हो गए, दूर दूर गए, लिक्विड जब भी तो बनेगा। और ज्यादा दूर होने से क्या होगा, डिसऑर्डर उनका बढ़ जाएगा, और डिसऑर्डर बढ़ जाएगा तो एंट्रोपी उनकी बढ़ जाएगी। तो उसी टेम्परेचर पे क्या होता जा रहा है, टेम्परेचर तो तुमने फिक्स कर लिया है, लेकिन क्या होता जा रहा है, टेम्परेचर के फिक्स रहने के बाद भी हीट दे रहे हो आप लगातार। अब वो हीट कहां जा रही है, वो हीट इसमें जा रही है कि मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है उसके अगेंस्ट खर्च हो गई वो सारी, उनके बीच में जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ने में खर्च हो जाती है ये हीट। अब क्या हुआ, सॉलिड से जब आप लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ज्यादा फ्री महसूस करेगा अपने आप को लिक्विड का। एंट्रोपी तो डिसऑर्डर ही बताता है, जब ज्यादा डिसऑर्डर महसूस करेगा तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो क्या होता चला, डिसकंटिन्यूटी क्यों आ गई, डिसकंटिन्यूटी इसलिए आ गई क्योंकि हमने हीट तो दी है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो अवस्था परिवर्तन तो एक टेम्परेचर पे हुआ। इसका अगर हम कर्व खींचना चाहें ना तो देखो, जैसे हमारा ये है, तो यहां से हमारा dg/dt जो आएगा ना वो हमारा आ जाएगा -s, देखो यहां से, और कांस्टेंट क्या करोगे यहां, p, और एक एक्सप्रेशन यहां से बन जाएगा ∂g/dp, और कांस्टेंट क्या करोगे यहां, t, ये हमारा हो जाएगा v। तो क्या होगा, आपने क्या किया, 1 ग्राम को अगर आपने वाटर को किस में बदला है, 1 ग्राम आइस को वाटर में बदला है, 80 कैलोरी दी, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे थे सॉलिड में, लिक्विड में जाके ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे तो डिसकंटिन्यूटी पैदा हो जाएगी उससे। तो ये दोनों चीजें आपको पता हो। सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे फेरो जो सब्सटेंस होते हैं, फेरोमैग्नेटिक का पैरा में बदलना क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर, पैरा का डाई में बदलना, उसके अलावा सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आना, नॉर्मल से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आना, मिक्सिंग ऑफ एलॉय, ये सारे कौन से फेज ट्रांजिशन है, सारे सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। जब हमें लेटेंट हीट देनी पड़ती है तो लेटेंट हीट जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो याद रखें कि गिब्स जो फंक्शन है वो तो सब जगह कंटिन्यूअस होता है। मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूं जो आ सकते हैं। गिब्स फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में गिब्स फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट में कंटिन्यूअस होता है, सेकंड में डिसकंटिन्यूअस होता है, या उसका उल्टा कर देगा, या दोनों में डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आप क्या लगाएंगे, दोनों में कंटिन्यूअस होता है। पूछता है एस एंट्रोपी और जो वॉल्यूम है वो कंटिन्यूअस कौन से में होते हैं, तो सेकंड ऑर्डर में। जब भी कंटिन्यूअस कर्व की बात करें तो कंटिन्यूअस कर्व जो सदा मिलते हैं वो सेकंड ऑर्डर में मिलते हैं सब तरीका के, और डिसकंटिन्यूटी आती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर में। और क्यों आती है, लेटेंट हीट की फाइनाइट वैल्यू के कारण। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें आप कर लेंगे। इसमें 2 चीजें 3 चीजें जो मेरे माइंड में चल रही हैं जो पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैं उन्हें भी रिवाइज कराई दे रहा हूं कि अगर हमारे पास हम डीएफ कैलकुलेट करें तो डीएफ की वैल्यू जो होगी वो हमारी हो जाएगी टीयू माइनस टीडीएस माइनस एसडीटी, और डीयू की वैल्यू कितनी ले लें बच्चों, टीडीएस माइनस पीडीवी माइनस टीडीएस माइनस एसडीटी। देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए मैंने इसे फिर से रिवाइज कराना उचित समझा है। प्रेशर जो होता है वो होता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी।
देखो इस पे तो क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया है। इसको तो दोनों फॉर्मूलों को ऑलवेज तैयार करके जाना। देखो इस पे क्वेश्चन क्या आता है, कितनी बार मैंने इस पे क्वेश्चन देखा है। एफ देता है फंक्शन वॉल्यूम का और टेम्परेचर का, प्रेशर पूछ लेता है। एफ देता है टेम्परेचर की फॉर्म में, एंट्रोपी पूछ लेता है। दोनों फॉर्मूले यूज करो, सॉल्व कर दो। और एक चीज सदा याद रखना, मैं पहले भी आपको बताता रहा हूं कि एफ जो होता है वो माइनस के टी लॉग जेड होता है, भूले तो नहीं हो। एफ है यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, टी टेम्परेचर, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जेड पार्टिशन फंक्शन। अगर हमें जेड पता है तो एफ पता चल जाएगा। एफ बराबर माइनस के टी लॉग जेड से, जेड अगर हमें ज्ञात है तो। और फिर क्या होगा, इनसे प्रेशर और एंट्रोपी निकाल लोगे। तो ये तीनों चारों इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन जो यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है उसको भी सुन लें। अगर हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस होती है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो डीवी जीरो हो जाएगा। आइसोथर्मल में टी कांस्टेंट रहता है तो डी टी जीरो हो जाएगा, तो डी एफ की वैल्यू जीरो और एफ जो है कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे पूछ लेगा कि एफ की वैल्यू कांस्टेंट कहाँ रहती है, तो आंसर क्या लगाओगे, आइसो, हाँ जी, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस में। दोनों फॉर्मूले याद रखो। उसके अलावा यू के लिए भी रखें और एच के लिए भी फॉर्मूले निकाल कर रखें। यहां से 7-8 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे एच को पूछ लेगा। अगर आप पेपर देखेंगे ना, पीछे के गेट के पेपर देखे सॉल्व करके, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नजर आएगा। नेट में भी क्वेश्चन आया है इसमें, तो इसको कर ले अच्छे से। मुझे उम्मीद है कि काफी समय में इसमें दे चुका हूँ और केवल एक ही चीज नहीं करानी है, मुझे बहुत सारी बातें करानी है, तो तेजी के साथ रिवाइज कराता हूँ आपको। यहाँ से क्वेश्चंस की सदा उम्मीद रहती है। जहाँ मैं टॉपिक पर डिस्कशन दे रहा था, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस, इसके एग्जाम्पल्स, कर्व, कई बार कर्व आ जाते हैं बनने हुए, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। दूसरा क्या, फेज स्पेस में तो देखो क्या आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं सारी रिवाइज करा देता हूँ। बहुत कम समय में करा दूंगा इसे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है फेज स्पेस का। खासतौर से गेट के पेपर में तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं फेज स्पेस से। जैसे कोई पार्टिकल है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, तो फेज स्पेस में उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2f होगी। एक क्वेश्चन तो देखो यही आता है। जैसे क्वेश्चन आया गेट में कि उसने कहा कि 10 हमारे डायएटॉमिक ऑसिलेटर्स हैं, पूछा इसकी डीओएफ निकालो। तो क्या होगा, डायएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, सब जानते होंगे। मोनोएटॉमिक की 3, डायएटॉमिक की 5 और ट्राइएटॉमिक की 6 होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जानते हो नहीं। मोशन 3 तरीका की होती है, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेशनल। तो एफ हो गई 5, 2f के करस्पॉन्डिंग कितनी हो गई, 2f डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 की हो गई। फेज स्पेस में कह रहा हूं, ये तो जनरल है, ये जनरल है, ये फेज स्पेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इन फेज स्पेस। एफ यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम थी जनरल, तो यहाँ पे 2f का मतलब कितना हो गया, 10, और 10 डायएटॉमिक है तो 10 × 10 कर दो, 100 आ गया आंसर। आया हो क्वेश्चन है गेट का, आता है। अब यहां पे क्या कर सकता है, सदा सोच के चलो, डायएटॉमिक की जगह ट्राइएटॉमिक ले ले, 10 की जगह 20 ले ले, तो आपको पैटर्न ही तो तैयार करना है। सपोज किया उसने कह दिया कि जो हमारा 20 ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, अब इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, डीओएफ। तो क्या करो, पहले ट्राइएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लो, कितनी, 6, और 2 f के कारण कितना करोगे फेज स्पेस में, 2 × 6 = 12, और फिर 20 के लिए क्या कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही फिर मोनोएटॉमिक में लेकर चलो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये आया हुआ क्वेश्चन था, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया था। तो एक तो इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा ये याद रखें कि जो फेज स्पेस होता है उसमें dx dy जो फेज रहता है, वॉल्यूम कहते हैं इसे 1D में, इसकी डायमेंशन h होती है। dx dy dpx dpy ये h² होता है, और dx dy dz कितना होता है हमारा, h³ के ऑर्डर का। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आता है। ये 2 डायमेंशनल फेज स्पेस वॉल्यूम कहलाता है। ये 2 डायमेंशन हो गई, यहाँ पर dpx कर लेना। ये हमारा 4 डायमेंशन हो जाएंगी, और एक 6 डायमेंशनल स्पेस। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एप्लीकेशन होता है। कुछ बुक्स इसमें एच कट भी ले सकती हैं, क्योंकि आप सब जानते हो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का अप्रोक्सीमेशन है ये सब।
ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। दूसरा फेज स्पेस में क्या है, ट्रेजेक्ट्री पूछता है, ट्रेजेक्ट्री पूछता है। और ट्रेजेक्ट्री में याद रखना, मैं सीधा लिखे देता हूं कि अगर बॉक्स में पूछता है, पार्टिकल बॉक्स में है, तो रेक्टेंगुलर होती है शेप, रेक्टेंगुलर। अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर की पूछता है तो आप क्या लगाएंगे आंसर, एलिप्स होती है। अगर ग्रेविटी के अधीन पूछता है मोशन, तो इसकी आंसर होता है पैराबोला। उसके अलावा ये याद रखें कि दो फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। टू फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आया हो क्वेश्चन है, लगातार पूछता है कि दो फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। सब मेंशन कर लेना, ये सभी काम की चीजें, आता है क्वेश्चन इनसे कंपटीशंस की दुनिया में, तो ये महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है यहाँ से क्वेश्चंस। उसके अलावा इसमें जो ट्रेजेक्ट्री के अलावा ये भी याद रखना कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसमें मैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का यहाँ पे मैं बता रहा था कि दो जो होती हैं स्पेस ट्रेजेक्ट्री, फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री, वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। उसके अलावा इसमें एक चीज याद रखना कि जब हम एनर्जी को 1D में जैसे लिखते हैं px² / 2m + vx है, तो इसमें ये याद रखना कि हम जब हमारा x बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कहीं बढ़ेगी, v x के प्रोपोर्शनल या स्क्वायर है, इस पर निर्भर कर रहा है, तो वहां पे p की वैल्यू कम होगी। और एक x के लिए, एक पोटेंशियल एनर्जी की एक वैल्यू के लिए p की दो वैल्यू आएंगे। इसलिए क्या होता है, कर्व जनरली x की एक वैल्यू के लिए p के दो पॉइंट आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। ट्रेजेक्ट्री में ध्यान रखना इस चीज को। ये ट्रेजेक्ट्री कई बार खींचने को आती है, इस बार भी क्वेश्चन नेट में आया था, vx की वैल्यू दे रखी थी, vx का कर्व दे रखा था, उसमें बस इतना ही देखना था कि जहां vx की वैल्यू कम होगी वहां p बढ़ेगा। अगर ये वैल्यू, क्योंकि एनर्जी रहती है कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर, v अगर हमारा बढ़ता है तो ये वैल्यू घटे, जो v बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो p कम होगा। और अगर ये कम होता है तो p बढ़ेगा, उल्टा करना है हमें। बात समझ में आ गई। और एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए p की वैल्यू 2 होगी, उससे हमारे आंसर मार्क हो जाते हैं। ये हमें ये आंसर याद होने चाहिए फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री में। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट हो, और ये ट्रेजेक्ट्री मैंने बना रखी है, केवल आप आंसर तक लास्ट तक याद कर जाएंगे तो काम हो जाएगा। एक इसमें 2-3 चीजें मैं और भी कराए दे रहा हूँ। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की सब चीजें याद कर जाएं, ये भी काम की चीज है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में याद रखें कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो हमारी डी जो होती है वो यहाँ पे निर्भर करती है 3D के अंदर e की पावर हाफ पे, एनर्जी की पावर हाफ पे करती है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो e की पावर 0 पे इंडिपेंडेंट है अपॉन एनर्जी रहती है, ये रहती है 2D में। और डेंसिटी ऑफ स्टेट e की पावर -½ पे निर्भर करती है किसमें, 1D में। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये तो मैं ऑलवेज बताता ही रहा हूँ, फिर से बता देता हूँ। एवरेज एनर्जी होती है हमारी 3/5 EF किसमें, 3D में। और एवरेज एनर्जी होती है EF/2 किसमें, 2D में। और एवरेज एनर्जी होती है EF/3 1D में। तो ये भी हमें सब याद रखना है। और एक एवरेज एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, एवरेज एनर्जी इक्वल टू 0 से लेकर EF एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टेट अपॉन 0 से लेकर EF डेंसिटी ऑफ स्टेट इंटू डी। ये फॉर्मूला तो सदा याद रखो। 3D में ये भी याद रखना कि फर्मी एनर्जी जो होती है वो रहती है हमारी h² / 2m 3n/8πv की पावर 2/3। इस पर क्वेश्चंस देखा है मैंने। फर्मी एनर्जी जो करती है वो डेंसिटी की पावर 2/3 पर करती है। तो इसको कर ले, EF बराबर kBTF होता है, ये भी याद रखें। फर्मी टेम्परेचर पूछ सकता है फर्मी एनर्जी देके, तो EF बराबर kB × TF होता है। तो काफी चीजें मैंने इसमें रिवाइज करा दी हैं फेज स्पेस के, एक क्वेश्चंस, पाथ, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, एवरेज एनर्जी, फर्मी एनर्जी की डिपेंडेंसीज। और ये मैं लगातार कहता रहा हूँ, इस फॉर्मूले पे लगातार 2 फॉर्मूलों पे है क्वेश्चंस लगातार पूछता है। CBE की वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट जो होती है वो π² / 2 kT/EF × R होती है। इस पे पूछता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कैसे निर्भर करती है, फर्मी पे एनर्जी पे कैसे निर्भर करती है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी में याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और फर्मी एनर्जी के इन्वर्सली होती है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो फेज स्पेस मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी करा दिया है, इससे ज़्यादा की
शायद ही ज़रूरत पड़े, इसी में क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सभी, मैं लास्ट मिनट पे इसलिए तैयारी करा रहा हूँ इन टॉपिकों की कि स्टूडेंट जनरली डिमांड कर रहे हैं इन टॉपिकों की, सर इन्हें लास्ट मिनट पे फिर से रिवाइज करा दो। तो इसको प्रोस्पेक्ट्स में रखते हुए मैं एक वीडियो दे रहा हूँ लास्ट मिनट पे। लेकिन घबराएं नहीं, ऐसा ना सोचें कि अगर इनमें से कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो कोई बहुत बड़ी बात है। तैयारी लास्ट मिनट तक भी ऐसा लगता रहेगा सभी स्टूडेंटों को कि अब हमें कुछ नहीं आता। एक समय तो ऐसा महसूस होने लगता है पूरी साल तैयारी के बाद भी कि हमें अब इस समय पेपर के से पहले हमें कुछ नहीं पता है। वो साइंस की कंडेंसेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। वो साइंस की कंडेंसेशन में एक तो यही है कि ये किन पे लगता है, उन पे लगता है ये कंडेंसेशन जो वो साइंस की स्टैटिक्स को ओबे करते हैं। ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पिन 0, 1, 2 इस तरीका की होती है इंटीजर मल्टीपल में, उन पे लगता है ये कंडेंसेशन। पार्टिकल्स जो है एक टेम्परेचर से नीचे क्या होता है, सारे के सारे पार्टिकल नीचे की स्टेटों में जमने लगते हैं। पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में टेम्परेचर के कारण जाता है। सभी पार्टिकल्स जमे हुए रहते, सभी पार्टिकल एक ही जगह पर कलेक्ट रहे होते, कब रहे होते, अगर टेम्परेचर ना होता। लेकिन टेम्परेचर ने क्या किया, उन्होंने वेरियस स्टेटों में पहुंचा रखा हाई में। तो वो साइंस की कंडेंसेशन टेम्परेचर का फॉर्मूला याद रखें, उसकी डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट है इसमें। टीबी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 0.084 H अपॉन गामा की पावर 2/3 H स्क्वायर अपॉन एम के N अपॉन V की पावर 2/3। देखो इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो साइंस की कंडेंसेशन टेम्परेचर डेंसिटी की कौन सी पावर पर निर्भर करता है, तो रो की पावर 2/3 पे। एक इसमें क्वेश्चंस जो निर्भर है वो है कि वो साइंस की ये गामा फैक्टर क्या है, ये स्पिन है 2s+1। तो यहाँ पर टीबी की डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट है, रो की पावर 2/3 पर निर्भर करता है। टीबी 1/m पर निर्भर करता है वो साइंस की कंडेंसेशन टेम्परेचर, और टीबी जो है वो 1/2s+1 की पावर पर निर्भर करता है। तो ये डिपेंडेंसीज को थोड़ा सा करके जाएं, इन पर डिपेंडेंसियों पे इन पे एक दो क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें याद रखें कि वो साइंस की कंडेंसेशन टेम्परेचर से नीचे जो U है उसकी वैल्यू T की पावर 5/2 पर निर्भर करती है, और CV जो होता है यहाँ पे वो 5U/2T होता है। देखिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ इस पर क्या पूछा जा सकता है। ये डिपेंडेंसी पूछी जा सकती है वो साइंस की कंडेंसेशन टेम्परेचर से नीचे एनर्जी जो होती है सिस्टम की वो टेम्परेचर की कौन सी पावर पर निर्भर करती है। तो T की पावर 5/2 याद कर लें। CV जो होता है वो 5U/2T होता है। इसमें साथ साथ ये भी याद रख लें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हर क्वांटिटी हमारी कंटिन्यूस रहती है। यहाँ पे U, F, GH और बाकी पैरामीटर सब कंटिन्यूस रहते हैं। इसमें केवल डेल CV/डेल T जो होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है। एक ही क्वांटिटी डिसकंटिन्यूस होती है, बाकी सब क्या, कोई भी आंसर आए तो आपको क्या मार्क करना है, कंटिन्यूस, केवल इसको छोड़ के। उसके अलावा इसमें कोई और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें ऐसा बचा हुआ है। एक इसमें ये भी याद रखें कि जो हमारा n E>0 होता है उसकी वैल्यू N/T/TB की पावर 3/2 पर निर्भर करती है। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स हैं, N टोटल है, T यहाँ पर टेम्परेचर है, TB बोस कंडेंसेशन टेम्परेचर है। तो यहाँ से क्वेश्चंस जो है इन 4, 5, 6 चीज़ों में से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ आएगा। तो स्टूडेंटों ने डिमांड की थी सर इसे भी बता दें, तो मैंने छोटा एक ब्रीफ में बताया। ज़्यादा क्वेश्चंस तो इस पर नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इन पर डिपेंडेंसियों पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे टीबी पूछता है कि डेंसिटी पे कैसे निर्भर करता है, ये आ चुका है क्वेश्चन। स्पिन वाला जो फैक्टर है इस पर क्वेश्चन मैंने देखा है कंपटीशंस की दुनिया में, तो कमी आता है हालांकि क्वेश्चन, लेकिन स्टूडेंट लास्ट मिनट में सोच रहे होते हैं कि हमारा ये टॉपिक बिल्कुल अनटच जा रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। पर्टर्बेशंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है सदा, तो इसको थोड़ा अच्छे से तैयार करके रखें पर्टर्बेशन को। इसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता देता हूँ। इस पर्टर्बेशंस में देखो एक महत्वपूर्ण है कि फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन पूछता है जनरली फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन में एक तो हमें एनर्जी चेंज है उसका फॉर्मूला सदा याद रखना है, psi0 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट S psi0 और dx। यहाँ अगर ये पार्टिकल मोशन कर रहा है x में तो dx आ जाएगा, अगर मोशन जो हो रही है वो y प्लेन में हो रही है तो dy होगा, z में है तो dz होगा। और अगर ये ही स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में कहता है तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ डीटो कर देंगे इस तरीका से। यहाँ पे ये एस क्या कहलाता है, ये हमारा कहता है अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन भी कहते हैं, इसे पर्टर्ब्ड पोटेंशियल भी कहते हैं, दोनों तरीका से आ जाता है क्वेश्चन।
अब इसमें अप्लाइड क्वेश्चंस इस पर जरूर करके जाएं। जैसे क्वेश्चन देखो कैसा आ सकता है, मैं क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करूंगा लेकिन आपको बता ही देता हूं कैसे इन्हें हैंडल करते हैं क्वेश्चंस को। याद रखें कि जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए परटर्बेशन होते हैं x, x³ x4 x की पावर 5, ये ऑड जो वैल्यूज हैं इनके लिए ये ई गैस की वैल्यू सदा 0 होती है। जब भी ऑड फंक्शन हम लेकर चलते हैं परटर्ब में, वो वैल्यू कैसी रहती है हमारी 0 रहती है। हमारे साथ अगर हमसे पूछता है x² x4 x6 इस फॉर्म में, सी भी लगा देगा यहाँ कांस्टेंट के तौर पे, और कहता है इनके लिए हम एनर्जी करेक्शन निकाले हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, इसे एचओ मींस हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आपको क्या करना है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपको सिंपल क्या कर देना है, क्वेश्चंस में यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दो और ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन यूज कर लो। साई नॉट की वैल्यू सदा याद रख के जाना, किसके लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के। देखो अगर आप इसके अंदर एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन सब सिस्टम के याद होने चाहिए अगर आप परटर्बेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हर केस के अंदर यहाँ पे आपको ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। सबका याद रखें, हार्मोनिक ऑसिलेटर, पार्टिकल इन ए बॉक्स, सबका याद करें। एक तो देखो इस पैटर्न पे क्वेश्चंस की उम्मीद है मुझे कि यहां से आ सकता है क्वेश्चन। दूसरी उम्मीद है मैं बताता हूं मुझे कहां से है, जो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है, वो कहेगा पार्टिकल इन ए बॉक्स की प्रॉब्लम पे साई बराबर दे दिया √2/L साइन πx/L होता है ग्राउंड स्टेट का। अब यहां पे परटर्बेशन हमें लगा ई गैस निकालना है, एनर्जी करेक्शन, तो क्या करें, इक्वल टू साई नॉट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एस गैस साई नॉट इंटू dx, और x की लिमिट यहां पे 0 से L ले ले। इसमें एक चीज याद रखना कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे dx लेना, 1D में आए तो x की लिमिट को -∞ से +∞ ले जाना। पार्टिकल इन बॉक्स में लिमिट को 0 से L रखना। अब जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि परटर्ब पोटेंशियल की जो वैल्यू है एस गैस की वैल्यू cx² है। देखो मैंने क्वेश्चन बना दिया, एस गैस दे दिया cx² और कहता है कि बिगर पेन लगाए इसका आंसर बता दो। अब आप सोच में पड़ जाओगे, जबकि इसके आंसर में कुछ है नहीं, बहुत इजी है इसका सॉल्यूशन। कोई बता देगा आंसर? हाँ जी, जब आप इसकी एनर्जी करेक्शन के लिए जाओगे एक्सपेक्टेशन ई गैस निकाल लें तो आपको पता चलेगा कि सी तो आएगा ही, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, अब हमारा इंटीग्रेशन हमें ये सॉल्व करना है, x² sin² πx/L इंटू dx, और x की लिमिट कितनी लेनी है, ये इंटीग्रेशन मैंने इसके अंदर सॉल्व कर रखा है, ये एक्सपेक्टेशन x² वाला ही तो आएगा, क्यों जी, कितनी वैल्यू थी, इंटू 2/L भी आएगा यहाँ, ये तो ये बताओ यहां से 2c/L तो ये हो गया, और मुझे याद आ रही है कि मुझे इसकी वैल्यू सिंपली ही पता थी कितनी थी, ये एक्सपेक्टेशन x² का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मुझे, क्या था, बोलो जल्दी से, L²/3 L²/n की वैल्यू 1 रख दो यहाँ ग्राउंड स्टेट के लिए, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई सिंपल, तो कितना आंसर आ गया, C L², हाँ जी 3 माइनस L²/2π² आ गया। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है। यहां पे एस गैस बराबर cx दे देगा, आ चुका है क्वेश्चन कंपटीशन में, तो एक्सपेक्टेशन x का फॉर्मूला हमें L/2 पता है, उसको यूज कर देना, सीधा आंसर बता देना। समझ रहे हो नहीं बात, ट्रिक लगाना, कैसे हम ट्रिक लगा रहे हैं, तो पेपर में हम करेंगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, हमें ये फॉर्मूला चाहिए था, सीधा लगाते सॉल्व करते। ट्रिक चाहिए आजकल पेपर में, ट्रिक्स जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये परटर्बेशन हम किस पे लगा रहे थे, ये लगा रहे थे पार्टिकल 1D में, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर पे, और एक हाइड्रोजन एटम पे कर लें कुछ क्वेश्चंस। हाइड्रोजन एटम के, हाइड्रोजन एटम में भी मैं कुछ चीजें बता दूं आपको। हाइड्रोजन एटम का जो ग्राउंड स्टेट फंक्शन होता है साई नॉट, उसकी वैल्यू कोई बताएगा बच्चा, 1/√πa₀ e की पावर -r/a0। जेड तो मैंने 1 ले लिया है ना, अगर जेड लेना है तो यहाँ पे √z³ e की पावर -zr/a0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कहता है कि भाई परटर्ब पोटेंशियल दे दिया उसने, एस गैस की वैल्यू दे दी V0 और cos थीटा दे दी,
अब इसका परटर्बेशन एनर्जी करेक्शन पूछ रहा है, तो यहाँ से तो कॉस थीटा आएगा और यहाँ पे डी2 लेना होता है मैं वॉल्यूम सेगमेंट, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई पुट कर देना फॉर्मूले में, ई डैश की जगह पे वैल्यू ले लेना इजकल टू साइन नॉट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एस डैश साइन नॉट और डी2। थीटा की लिमिट सदा 0 से पाई लेनी होती है हाइड्रोजन एटम के केस में, फाई की लिमिट 0 से 2 पाई और आर की लिमिट 0 से इन्फिनिटी। सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो क्या क्या बता रहा था, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन करेक्शन का फॉर्मूला, इस पे 2-3 क्वेश्चन इस पोर्शन पे, इस पे और इस पे, इन सब क्वेश्चनों को कर लो। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी जो पैटर्न के क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर इसमें कवर हो जाएंगे। याद रखें स्टार्क इफेक्ट के अंदर जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन 0 होता है, सेकेंड ऑर्डर करेक्शंस की जो वैल्यू है स्टार्क इफेक्ट में वो आती है 3E0। ये भी आ चुका है क्वेश्चन, ये एक्साइटिंग स्टेट एनर्जी करेक्शन है। इस तरीका से स्टेट टूटती हैं, किसी को याद है? ऐसे आती हैं, ये रहती है 3E0, इधर भी ये रहता है 3E0। तो दो तो ये है, एक पैरेलल, ये जो पैरेलल के साथ या एंटी पैरेलल के साथ, और 2 स्टेट यहाँ पे कोइंसाइड करती हैं इसी स्टेट के साथ। ये अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है, यहाँ पे ये चेंज है। फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट में ये 2-3 बातें याद रखो। ग्राउंड स्टेट का 0 होता है, ये भी याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। तो यहाँ बेसिकली कुछ बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, लेकिन लास्ट मिनट पे फॉर्मूले ही देखे और थोड़ा पैटर्न को देख जाएं कि भाई अगर पैटर्न पे ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये काफ़ी सार्थक रहेगी लास्ट मिनट पे। और ज़्यादा कंफ्यूज होने का प्रयास ना करें, बहुत सारी चीज़ें आपने पहले ही पढ़ रखी हैं, उन्हें कोशिश करें रिवाइज कराने की। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी लास्ट मिनट पे। बाकी अगर किसी को लगता है कि कोई और वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो वो इस वीडियो के नीचे मार्क कर दे, मैं और वीडियो दे दूंगा शाम तक। और कोशिश ये करें कि सभी स्टूडेंटों से ये भी आग्रह है मेरा कि जो लास्ट मिनट पे मैंने वीडियो दी थी, जो वीडियो खास तौर से गेट के प्रोस्पेक्ट्स में डाली है मैंने, वो काफ़ी फ्रूटफुल होने वाली है पेपर के अंदर, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सच तो उनमें नहीं आएंगे, लेकिन उनके पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेंगे। ये महत्वपूर्ण होता है। और लास्ट मिनट पे इस चीज़ की कोशिश भी करें जानने की कि भाई हम पुराने क्वेश्चनों से नए क्वेश्चन पे कैसे सोच के हमें रहना है, तो उससे एक कॉन्फिडेंस बना रहता है और आप देखेंगे कि पेपर उसी पैटर्न पर आता है। पेपर में ये भी सदा ध्यान रखना कि पेपर अगर टफ आ जाता है तो सिलेक्शन तब भी होगा, आसान आता है तब भी होगा। सिलेक्शन में फ़ायदा सदा उन लोगों को ज़्यादा, जिनकी तैयारी ज़्यादा अच्छी होती है, उन्हें सदा टफ पेपर में फ़ायदा होता है, क्योंकि वो वेरिएशन ज़्यादा बना लेते हैं। और जो इजी पेपर आता है उसमें फ़ायदा जो मिलता है वो कम तैयारी वालों को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा तैयारी और कम तैयारी वाले सभी कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो उन बच्चों को फ़ायदा सदा उसी में ही रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी सार्थक होगी और लास्ट मिनट पर आपको दिशा देगी और एक रिवीजन के आपको बताएगा कि किस पैटर्न पर आपको तैयारी करनी है। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।